So axiomatic approach to probability. So ये होता क्या है कि axiomatic approach is another way of describing probability of an event. In this approach, some axioms or rules are depicted to assign probabilities. So there are certain axioms and rules which are being depicted to assign the probabilities. So let S be the sample space of a random experiment. कोई एक हमारा random experiment है, उसका sample space capital S से represent कर रहा है. So probability capital P is a real valued function whose domain is the power set of X. S. Domain is power set of S का मतलब कि S के जितने भी सबसेट्स होंगे उस सैंपल स्पेस के, है ना, वो हमारा उसका डोमेन हो जाएगा, इस प्रोबेबिलिटी वाले फंक्शन का डोमेन हो जाएगा. और रेंज उसका क्या है, 0 से 1. किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसीलिए उसका रेंज 0 और 1 के बीच में होगा. और जो उसका डोमेन है, दैट इज द पावर सेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस. नाउ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम. तो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, जो एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है, पहला एक्सियम, फॉर एनी इवेंट ई probability of the event is always greater and equal to 0. So this is the first condition. Probability of any event should always be greater and equal to 0. मतलब वो positive होगा. दूसरा second है probability of the sample space is equal to 1. So probability of the whole sample space, that will be equal to 1. If E and F are mutually exclusive event, then PE union F is PE plus PF. So ये तीसरा हो गया कि PE union F is equal to PE plus of EF. ठीक है. Now it follows from third that अगर P phi हमें पता है empty set है, phi empty set को represent करता है, तो probability of that empty set, मतलब अगर उसमें कोई भी इवेंट है ही नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट है ही नहीं उस इवेंट में, तो that will be 0. To prove this, we take F is equal to phi and note that E and phi are disjoint events. तो ये इस वाले फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई करते हैं. P E union phi PE plus P phi होगा. हमें पता है कि E union phi PE के बराबर ही है, तो PE कैंसिल हो गया, तो P phi किसके बराबर हो गया, 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट वाला इवेंट is equal to 0. So let S be the sample space containing, मान लो एक sample space है, उस sample space में जो events हैं, जो outcomes हैं, containing outcomes omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 और इस तरह से omega n तक, ये n outcomes हैं इस sample space में. So it follows from the axiomatic definition of probability that the probability of any outcome, मान लो probability of outcome of Wi या probability of outcome of any W1, W2, W3, किसी का भी probability हम निकालेंगे, तो that will always be between 0 and 1. So second, if you add the probabilities of each of these outcomes, तो किसी सारे आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो हमेशा 1 मिलना चाहिए. थर्ड, फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, वेयर ओमेगा आई टेंड्स बिलोंग्स टू ए. दैट मीन्स कि अगर हम लोग पूरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इस इवेंट के जितने भी आउटकम्स हैं, उन सारे आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकल जाए. तो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी ओमेगा आई. इसका मतलब पी ओमेगा 1 प्लस पी ओमेगा 2 प्लस पी ओमेगा 3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये जितने भी इसमें, मान लो यहाँ पे 3 ही इवेंट है, जो हमारा इवेंट ए है, इसमें 3 आउटकम्स हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3, राइट. और जो हमारा सैंपल स्पेस है ये है. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 का निकालेंगे, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 का, उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमें इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगा, बट एटलीस्ट तुम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस थ्योरी पार्ट एज वेल. आ गया सबको समझ? Yes, sir. Yes. So it may be noted that the singleton जो सेट है जिसमें एक ही आउटकम है is called elementary event, है ना. For notation convenience we write p omega I for p, मतलब ये जो सिंगलटन वाला है उसको p ओमेगा i करके रिप्रेजेंट करते हैं, एक करली ब्रैकेट के अंदर नहीं करते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. अब ये देखो फर्स्ट एग्जांपल. So let a sample space be S. So we have this sample space omega 1, omega 2, omega 3 up to omega 6. So these are 6 outcomes in the sample space. Of which of the following assignments of probabilities to each outcome are valid? तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा ऐसा, मतलब जो भी वैल्यूज यहाँ पे ये A B C D 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अलग अलग आउटकम का ओमेगा 1 आउटकम है, ओमेगा 2 दूसरा आउटकम है, ये थर्ड आउटकम है, फोर्थ आउटकम, फिफ्थ आउटकम और सिक्स्थ आउटकम. हम लोगों को अभी तीन चीज चेक करना है. पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम should be greater and equal to 0. 0 is always less than equal to probability of any outcome is less than equal to 1. जो वैल्यू होगा ये 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है. और तीसरा, summation of probability of all the outcomes is equal to 1 आना चाहिए. Is this clear बच्चों? Yes. तो ये तीन चीज चेक करना है. पहले वाले में अगर हम लोग आते हैं तो देखो ये सारे प्रोबेबिलिटीज जितने हैं 1/6 है, सेकंड वाले आउटकम का 1/6, थर्ड का भी आउटकम का 1/6 है, फोर्थ का 1/6 है, फिफ्थ का भी 1/6 है, सिक्स्थ का भी 1/6 है. हर एक प्रोबेबिलिटी पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हर एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है. 1/6 इज ग्रेटर देन 0. उसके अलावा सारे जो आउटकम्स है उनके प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो सेकंड वाला भी वैलिड हो गया यहाँ पे. उसके अलावा इन सब का सम, बिकॉज देर आर 6 आउटकम्स, 6/6 इज इक्वल टू 1. summation of probabilities of all the outcome will also be equal to 1. So the third condition is also satisfied. So that means probabilities of each outcome, this is valid. ठीक है. These values of the probability of different outcome is a valid value. Clear है बच्चों? Yes, sir. हम लोग को तीनों कंडीशन के लिए चेक करना पड़ेगा कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. बी वाले में चेक करते हैं. देखो सारे प्रोबेबिलिटीज 0 से बड़े हैं, 0 के इक्वल या 0 से बड़े हैं, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी ट्रू है, और इन सब का सम भी 1 है, ये भी ट्रू है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी वैलिड हो. तीसरे वाले पे आते हैं. ये जो दो आउटकम्स हैं इनके जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो नेगेटिव है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये इट हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. सो बिकॉज दीज आउटकम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज पर्टिकुलर आउटकम्स आर नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वैलिड अ वैल्यू. क्लियर है बच्चों? डी वाले में चेक करेंगे. ये जो 3/2 है, 3/2 क्या है? 1.5 होता है. ये 1 से बड़ा है ना. 3/2 is greater than 1. So because it is greater than 1, it has to lie between 0 and 1. The probability of any outcome cannot be greater than 1. So because this probability of the outcome 6 is greater than 1, which is not a valid thing. So it is again not valid. Clear है बच्चों? लास्ट वाले पे आते हैं. यहां पे देखो पहला कंडीशन तो मैच कर रहा है कि सारे प्रोबेबिलिटीज 0 से बड़े हैं. दूसरा भी मैच कर रहा है, सब 0 और 1 के बीच में है. तीसरा वाला चीज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि इनका सम अगर करोगे 6, 5, 11, 14, 11, 5, 4, 15, 18, 20 एंड 21.
So this is equal to 0.21, sorry 2.1. ठीक है, तो summation of p omega I is equal to 2.1, right? So which is not equal to 1. So because summation of all the probability of all the outcomes is not equal to 1, we say that this is not a valid operation again. So the values are not valid again. Is it clear, बच्चों? Yes. सर बोल. सर आप कह रहे थे क्लास टेस्ट होगा सर कब होगा? क्या? सर आप कह रहे थे कि क्लास टेस्ट होगा एक कौन सा क्लास टेस्ट? सर प्रोबेबिलिटी का ही सर नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं सर जिससे पहले वाला चैप्टर था उसका कह रहे थे क्लास टेस्ट होगा. कब बोला मैंने ऐसा? बोला था क्या मैंने? यस सर. मैं बाकियों से पूछने तो तू तो बोल ही रहा है. बच्चों क्या टेस्ट था आज? No, सर sir. आज नहीं No, sir. सर आज नहीं सर लेकिन मैं पूछा था कब होगा. मालिक पहले कोर्स खत्म कर लेने तो फिर रिवीजन कर रहेंगे और टेस्ट भी लेते रहेंगे, है ना? कोर्स खत्म करने, तुम्हारा ही तो कोर्स बचा हुआ जिसको कर रहे हैं, बाकी बच्चों का तो हो गया सारा कोर्स. पढ़ाने दो बालक, पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो. ठीक है, टेस्ट लेंगे, पहले कोर्स खत्म करने दो. पहले ये हो गया, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो, so probability of an event, कोई भी, जैसे let S be a sample space associated with the experiment of examining 3 consecutive pens produced by a machine and classified as good and bad. तो या तो good है या bad है, तो we get 0, 1, 2 और 3 defective pens as result of this examination, right? तो अब हमारे पास 3 पेन है, 3 consecutive पेन का हम लोग को चेक करना है. तो या तो एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, या 1 पेन डिफेक्टिव होगा, या 2 डिफेक्टिव होगा, या 3 डिफेक्टिव होगा. सैंपल स्पेस अगर इसका पूरा एक्सपेरिमेंट का बनाते हैं तो तीनों जो है बैड हो गया, 2 बैड 1 गुड के ये 3 ऑप्शंस हो गए. उसके बाद 1 बैड और 2 गुड के ये 3 ऑप्शंस हो गए, और तीनों गुड के ये ऑप्शंस हो गए. तो अब देखो ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आउटकम्स है. WI जो हम लोग कर रहे थे ना, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया, ये सब आउटकम्स है. अब let the probabilities assigned to the outcomes be as follows. because ये equally likely हम मान रहे हैं, तो equally likely के केस में हर सैंपल पॉइंट का जो हर आउटकम है उन सब का प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8 और 1/8 होगा. तो अब ये देखो आप कि प्रोबेबिलिटी, अब अगर आपसे पूछा कि देयर इज एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पेन, एक इवेंट ए इन्होंने डिफाइन किया जिसमें ओनली 1 डिफेक्टिव पेन है, तो ये 3 बेसिकली देयर आर दीज 3 आउटकम्स पॉसिबल. एंड इवेंट बी उन्होंने डिफाइन किया देयर आर एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स. एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स में 2 डिफेक्टिव है ना, सो एटलीस्ट 2 में 2 डिफेक्टिव और 3 डिफेक्टिव तीनों आ जाएगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है. सो अब हम लोगों ने देखा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ ईच ऑफ दीज मतलब 1, 2, 3. तो 1/8, 1/8, 1/8 करोगे 3/8 हो जाएगा. उसी तरह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड वन इज बेसिकली, यहाँ पे 4 आउटकम्स हैं, हर आउटकम का 1/8 है, तो 1/8 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे 4/8 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता चल गया. क्लियर है बच्चों? इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 3 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, तो हमने 3/8 किया. तो ये तब करते हैं जब इक्वली लाइकली होगा. अगर इक्वली लाइकली नहीं है ना, तब फिर ये चीज नहीं कर सकते. तब हम लोग को ऐड करके निकालना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे किया है हम. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Now let us consider another experiment of tossing a coin. अब यहाँ पे देखो equally likely नहीं होगा, हम अभी बताते हैं कैसे. So let us consider another experiment of tossing a coin twice. तो उसमें जो sample space है हमारा head 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 tail tail head और tail tail हो गया. अब let the following probabilities be assigned to the outcomes. दो head आने का probability 1/4 है, एक head एक tail आने का probability 1/7, tail head आने का 2/7 और दोनों tail आने का 9/28. तो पहले पहला कंडीशन चेक करो. पहला कंडीशन वैलिड है यहाँ पे, 0 से सारे बड़े हैं और 0 और 1 के बीच में है. दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया. इन सबको ऐड करके देखो, 1/4 प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 9/28. एलसीएम ले लो 28, तो 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9. So this is 28/28, which is equal to 1. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लियरली दिस असाइनमेंट सेटिस्फाइज द कंडीशन, ऑल द कंडीशंस ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई बोथ द टॉसेस यील्ड द सेम रिजल्ट. तो बोथ द टॉसेस यील्ड द सेम रिजल्ट मतलब हेड हेड और टेल टेल, ये इसके दो आउटकम्स हो गए. हेड हेड आने का जो आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो अब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, राइट, will be summation of probability of each outcomes, which is for all outcome which belongs to this event E. तो इस आउटकम और इस आउटकम दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो. दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दो टेल आने का 9/28 है. सो 28 एलसीएम ले लेंगे, सो 16/28, दैट इज 4/7 आ गया. इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So probability of the event F is, ठीक है. अब ये देखो एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला अगर पूछता तो 1/4 होता. तो बेसिकली यहाँ पे कहने का ये मतलब था, वहां पे जो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर दे रहे थे, वो वहीं तक पॉसिबल है जहाँ पे कि जैसे यहाँ पे जहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट होगा. यहाँ इक्वली लाइकली नहीं है, तो यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे आउटकम्स दो हैं, टोटल आउटकम 4 है. 2/4 करोगे 1/2 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा तुम्हारा. क्यों? क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है. क्लियर है बच्चों? ये एग्जाम्पल उसी के लिए दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए. ये यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स. अगर इक्वली लाइकली आउटकम है तो ω1 ω2 ωn, अगर ये n आउटकम्स हैं इसके, तो प्रोबेबिलिटी हर आउटकम का अगर p के बराबर है और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर है, राइट, तो p प्लस p n टाइम्स अगर इनको ऐड कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा. मतलब n इंटू p इज इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू प्रोबेबिलिटी इज 1/n. So अगर S is the sample space and E be an event such that number of element in the sample space is n and number of element in the event E is m, so number of outcomes favorable to E by total possible outcomes, तो ये m/n करके निकाल लेते हैं. ये तभी कर सकते हैं जब equally likely outcomes है. अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, वही जो फॉर्मूला हमने किया था, summation of probability of individual outcomes, जो भी आउटकम्स इस इवेंट का पार्ट है, वेयर WI बिलोंग्स टू इवेंट E. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A और B जब हम करते हैं, तो जैसे हमें पता है कि सेट में A और B, A यूनियन B होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A और B इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यूनियन B. ठीक है. अब अगर ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, A इंटरसेक्शन B अगर फाई है, तो PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB होता है.
अगर ये A यूनियन B पाई नहीं है तो PA प्लस PB माइनस ऑफ PA इंटरसेक्शन B कर लेंगे, ठीक है। सो आप ये देखो, ये जो फॉर्मूला है, अगर इफ दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, then PA union B is PA plus PB minus PA intersection B. Okay, and if A and B are mutually exclusive events, then PA plus PB will be equal to PA union B will be equal to PA plus PB. Proof तो ऐसे भी important नहीं है, so let us leave that. So if A and B are disjoint sets, अगर A और B disjoint sets है मतलब they are mutually exclusive events, then A intersection B is an empty set, null set phi. So PA intersection B will be P phi, that is 0. So mutually exclusive events A and B के लिए PA union B is equal to PA plus PB. तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो A union B is PA plus PB minus PA intersection B. अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो PA union B is equal to PA plus PB. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes. Probability of event not A, P not A will be represented by PA dash. Complement of event is 1 minus probability of event A. Okay, so PA dash is equal to 1 minus PA. So PA dash is equal to P not A, that is 1 minus PA. Now let us do these examples. So these are basic only, बहुत ज़्यादा difficult भी नहीं है, easy ही है. So example 10th देखो, one card is drawn. तो कार्ड का तो सबको 10th क्लास में तो सीख ही गए होगे कैसे कार्ड वार्ड का निकालते हैं, सबको पता है, या फिर फटाफट रिवाइज कर दे. मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनको कार्ड नहीं खेलना आता है, उनके लिए थोड़ा. 52 कार्ड्स के 2 कलर के कार्ड होते हैं, एक रेड हो गया और दूसरा ब्लैक कार्ड हो गया, ठीक है. तो रेड जो है ये 26 हो जाएगा और हाफ जो है ये 26 ब्लैक कलर के कार्ड हो जाएंगे. अब इस रेड वाले में 2 तरीके का होता है, ठीक है. रेड कार्ड एक हार्ट हो गया, 4 सूट होते हैं, तो एक हार्ट है, एक डायमंड है, राइट. ब्लैक वाले में एक स्पेड हो जाएगा और एक क्लब हो जाएगा. सो स्पेड एंड क्लब, राइट. तो ये जो हार्ट है बेसिकली इसके 13 हो जाएंगे, डायमंड के भी 13 है, स्पेड का भी 13 है और क्लब का भी 13. इसमें 10 नंबर्ड कार्ड होते हैं, तो 1 2 3 अप टू 10 हो गया. ये सारे नंबर्ड कार्ड्स हैं, ये हर सूट में होगा. मतलब in all these 4 suits it will have, there will be numbered cards from 1 to 10. पहला वाला जो कार्ड है उसको एस कहा जाता है, और इसके बाद यहाँ पे जैक आता है, क्वीन आता है और किंग आता है, राइट. ये जैक, क्वीन और किंग बेसिकली फेस कार्ड्स कहलाते हैं, ठीक. सो ये हो गया हमारा जैक, क्वीन और ये हो गया किंग. और ये एस नंबर्ड कार्ड में ही आता है, ये फेस कार्ड में नहीं आता है. बहुत लोग एस को फेस कार्ड में करके कर देते हैं, गलत हो जाता है. अब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड. तो डायमंड कितने हैं? 13 है. टोटल नंबर कितना है? 52 है. तो 13/52 1/4 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आप देखो, नॉट एन एस निकालना है, तो देयर आर टोटल 4 एस. तो नॉट एन एस मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकाल दो.
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 4/52। या फिर तुम सीधे भी कर सकते थे नॉट एस, हमें पता है कि टोटल 48 नॉन एस कार्ड्स आर देयर, तो 48/52 कर दो। तो 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, अब इसके बाद है अ ब्लैक कार्ड, बिकॉज देर आर 26 ब्लैक कार्ड्स, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा 26/52, दैट इज 1/2 हो जाएगा। फोर्थ वाला नॉट अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इज 13, so 1 minus 13/52, sorry, number of cards, diamond cards is 13, so probability not diamond is 1 minus 13/52, so this is 39 means 3/4। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद आपको कह रहा है नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो नॉट अ ब्लैक कार्ड मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, नॉट अ ब्लैक मतलब रेड है, तो 26/52 वो भी 1/2 आ जाए। क्लियर है बच्चों? ये सब तो 10th क्लास में किया है तुम लोगों ने, आ गया समझ? यस सर। 11th example है, a bag contains 6 discs, 9 discs of which 4 are red, 3 are blue and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. Disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red. So first है probability of red is equal to 1 minus, so 1 minus, sorry 1 minus कह रहे, probability of red is 4/9, right? So जितने रेड कार्ड्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल। तो बेसिकली देखो इसको लिखा है एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखना होता है, लेट ए बी द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन इज रेड। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे करके। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द आंसर हियर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस में जो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे करके लिख के और उसके बाद फिर वैल्यूज निकालेंगे। सेकंड वाला है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। अब येलो कितने हैं हमारे पास, 2 है, टोटल 9 है, तो 2/9 हो जाएगा। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, so probability of blue is again 3/9, which is 1/3. Fourth one, if you say not blue, so probability b dash अगर हम लोग करें तो 1 minus probability of blue, so 1 minus probability of blue means 1 minus 1/3, so this is 2/3. Fifth one is probability either red or blue, so either red or blue means यहाँ पे रेड और ब्लू में कोई भी जो है वो इंटरसेक्शन तो जो एलिमेंट होगा, बिकॉज ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, रेड निकालना और ब्लू निकालना। ठीक है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन ब्लू, रेड और ब्लू कह रहा है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 4/9 प्लस 3/9, so which is 7/9. क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। Now 12th one is
two students, Anil and Ashima, appears in an examination, the probability that Anil will qualify the examination is 0.05. So let A be the event. Anil qualifies the exam, and B be the event. Ashima qualifies the exam, right? So अब देखो, the probability that Anil will qualify, probability of A is 0.05, and that Asima will qualify the examination is probability of Asima qualifying the exam is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Both का मतलब A intersection B, दोनों है ना, will qualify is 0.02. Find the probability, A part, find the probability that both Anil and Asima will not qualify the examination. मतलब probability that both do not qualify means A intersection B. So probability that both does not qualify, मतलब A also does not qualify, intersection B also does not qualify. Is it clear? तो दोनों नहीं क्वालिफाई करेंगे, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो गया. सो अब इसको डी मॉइवर्स थ्योरम से तुम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग ये जानते हैं, P A डैश इंटरसेक्शन B डैश है A यूनियन B का डैश. इज इट क्लियर? सेट में तुम लोगों ने पढ़ा था ना, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, जिसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ कहते थे. और उसी तरह A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश. याद आया आप लोग को? यस सर. मतलब कॉम्प्लीमेंट साइन को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है. और सर अगर हम A यूनियन B निकाल के 1 से सबट्रैक्ट कर दे तो भी ठीक है ना? इसको तो वही करेंगे, ये A यूनियन B डैश निकालने बोला है, मतलब पहले तो इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर करेंगे. इसको अगर उसी तरह से समझना चाहते हो वैसे भी समझ सकते हो कि बोथ अनिल एंड आसिम, इससे भी वही आए 1 माइनस P A यूनियन B डैश. So 1 minus P A यूनियन B. तो अब A यूनियन B अगर हम लोग निकालें, सो P A यूनियन B अगर हम लोग निकालें, सो दिस इज P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B. सो P A is 0.05 plus 0.10 minus 0.02. 0.15 minus 0.02 is 0.13. This is probability of A union B. So both Anil and Ashima will not qualify the examination. Right? So ये हो गया P A union B. अब P A union B के बाद यहाँ पे will not qualify means P A dash intersection B dash is 1 minus 0.13. So this is equal to 0.87. B पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. ये लिख लिया सबने? यस सर. देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन का मतलब आई राइट इट हियर. सो या तो A नहीं क्वालिफाई करेगा, मतलब P A डैश यूनियन B. ठीक है. सो A डैश यूनियन B और मतलब A डैश यूनियन B और यूनियन ऑफ बेसिकली A यूनियन B डैश. सो वन ऑफ देम, इसको उससे आसान तरीके से, सो P एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब 1 माइनस P बोथ ऑफ देम.
So both will qualify. तो अगर 1 माइनस पी बोथ विल क्वालिफाई कर देंगे तो ये एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई वाला कंडीशन आ गया। मतलब बोथ विल क्वालिफाई का ये हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग 1 माइनस 0.02 कर लेंगे। सो दिस इज 0.9। अब सी वाला अगर हम लोग देखें, सी कह रहा है एटलीस्ट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई एग्जामिनेशन। तो ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई एग्जामिनेशन का मतलब ई ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ई डैश इंटरसेक्शन एफ, मतलब सॉरी ए से करो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी। सो बेसिकली क्या है कि हमारा ये जो आइदर अनिल विल पास और एंड आसिमा विल फेल, और अनिल विल फेल एंड आसिमा विल पास। सो ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ये कंडीशन मीट करेगा। सो इसको अगर हम लोग, बिकॉज ये जो है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन, मतलब देयर इज नो nothing which will so there is nothing which is common in both of these sets। तो इसीलिए इसको ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक का पास करना है ना इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू दूसरे का पास करना। सो दिस विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ऑफ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब, I'll write it here। So A intersection B dash का मतलब यहाँ पे PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो अगर आप इससे समझो, जो हमारा वेन डायग्राम है, अगर उससे अगर समझते हैं तो ये A है और ये B है, लेट्स से। सो A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब दिस इज द पोर्शन। So A intersection B dash is same as PA minus B, ठीक है। तो PA से हम लोग A intersection B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके बराबर आएगा PA intersection B dash प्लस PA dash intersection B, मतलब कि PB माइनस PA intersection B। अब ये PA का वैल्यू पता है, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू पता है, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PA इज 0.05 माइनस 0.02 प्लस PB इज 0.10 माइनस 0.02। So see, this is 0.15 minus 0.04. So this is equal to so 0.15 minus 0.04, which is equal to 0.11. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर सेकंड पार्ट में जो हमने किया है उससे तो जो लाइक एक भी पास नहीं कर रहा वो भी इंक्लूड हो जा रहा है इसमें। कहाँ एटलीस्ट वन ऑफ देम है तो दोनों भी तो हम इंक्लूड कर ही सकते हैं। एक मिनट, सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहे, ये है ना। तो कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो वही तो तुमने किया बेसिकली, 1 माइनस पी बोथ विल क्वालिफाई कर लिया, तो वो तो आ ही गया जो जो तुम बोल रहे हो। जब हमने बोथ विल क्वालिफाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो या तो दोनों में से कोई भी एक ना क्वालिफाई या दोनों नहीं क्वालिफाई, तो दोनों कंडीशन इसमें आएंगे। ओके सर। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, वो दोनों कंडीशन को ले रहा है यहाँ पे। दैट्स व्हाई बोथ विल क्वालिफाई का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया।
अदरवाइज पहले क्या करना होता कि जो हम कर रहे थे वो लंबा होता कि पहले हम लोग एक का क्वालिफाई नहीं करने वाला लेते, फिर दोनों का क्वालिफाई नहीं करने वाला लेते और दोनों को ऐड करते। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब ये 13th वाला कह रहा है कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन। तो हमारे पास वी हैव 2 मेन एंड 2 वुमेन। Now what is the probability that the committee will have no men, right? So no men means you have to choose both the person from 2 women only, right? So यहाँ पे probability that there is no man selected, तो तुम दो में से 2 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट कर दो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम में मतलब 4 लोग में से 2 लोग को सेलेक्ट करना। सो दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम and this is the outcome which satisfies this particular condition. We have 2 women, उसमें से 2 को choose करना है because we have to select no men. Is it clear? So 2C2 is basically 1 divided by 4C2 means 4 into 3 by 2. So this will be equal to 1 by 6. This is first part. Then the second part is probability that 1 man is selected. So 1 man is selected. Out of 2 men you will select 1 and out of 2 women you will select 1 and total number of outcome is 4C2. So 2C1 2 into 2 divided by 6. So this is 4 by 6, that is 2 by 3. C part, probability that 2 men is selected. So we have दोनों मैन ही सेलेक्ट होना है तो सेम 2C2 by 4C2 हो जाएगा which is same 1 by 6. Is it clear? Yes, sir. Clear सभी ने? Yes. 16.3 अब एक्सरसाइज अगर देखो, which of the following cannot be valid assignment of probabilities for outcomes of sample space? तो ये 7 आउटकम है, हमें निकालना है कि कौन सा वैलिड नहीं होगा कौन सा। अब देखो ये सारे प्रोबेबिलिटीज जो हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है और इनका जो वैल्यूज है इनको ऐड करो अगर तो 5, 3, 8, 1, 9, 10 and so this is all equal to 1. The sum is also equal to 1. So this is a valid operation. और these are the valid values. यहाँ पे देखोगे तो ये सभी का सम भी 1 है और सब 0 और 1 के बीच में है, ये भी वैलिड है। ये यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो इन सब का सम जो है 13, 18, 2.8 के बराबर इसका सम हो जा रहा है, तो which is greater than 1, right? So this is not valid. The sum has to be equal to 1. यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, so this is also not valid. और उसके बाद ये जो 15 by 14 है, this is greater than 1. Again, this is not a valid. Okay, so these are the 2 possible values which are a valid outcome, valid probability for various outcomes. Clear है बच्चों? Yes, sir. ठीक है। Now a coin is tossed twice. तो ये अब जो है ना हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे जब तक कि अलग अलग प्रोबेबिलिटीज जो हैं अलग अलग वैल्यूज नहीं दिए हुए, इक्वली लाइकली नहीं होगा तभी फिर हम लोग दूसरा निकालेंगे, मतलब जो मेथड हम लोगों ने सीखा है एक्सोमेट्रिक अप्रोच। सो जहाँ पे कि हम लोगों ने इंडिविजुअल इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को इंडिविजुअल आउटकम्स के प्रोबेबिलिटीज को निकाल के ऐड कर
यहाँ सेकंड वाले में कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो 2 बारी कॉइन को टॉस करेंगे हेड हेड, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। तो अगर इवेंट ए मान लेते हैं एटलीस्ट वन टेल का, तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, एटलीस्ट वन टेल अकर का हो गया ये। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट event A has occurred is number of outcomes in event A by total number of outcomes is 4. So probability यहाँ पे 3/4 हो जाए। क्लियर है? Now a die is thrown. Find the probability of following events. तो जब डाई को थ्रो किया तो हमारा जो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ पे अ प्राइम नंबर विल अपीयर, तो जो इसका इवेंट ए हो गया दिस इज इक्वल टू 2 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ आउटकम्स 3 और यहाँ पे 6 है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड पार्ट में आते हैं, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। सो इवेंट बी हम लोग मान लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स 3 4 5 और 6 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज इक्वल टू 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। थर्ड पार्ट में आते हैं, a number less than or equal to 1 will appear. So a number less than or equal to 1 है, तो वो इवेंट ये C हो गया। तो less than or equal to 1 is only 1 है ना, 1 से छोटा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C is 1/6। फोर्थ इज अ नंबर मोर देन 6 will appear. सो डी ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे there is no element which satisfies this more than 6, so that's why probability of event D is equal to 0. Fifth one is number less than 6 will appear. So number less than 6 में 1 2 3 4 और 5 आएगा। लेस देन एंड इक्वल नहीं है, लेस देन है ना। बहुत बच्चे इसमें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलती कर देते हैं, ये 5/6 हो। क्लियर है बच्चों? Yes. Now a card is selected from a pack of 52 cards. So there are a pack of 52 cards out of which a card is selected. How many points are there in sample space? So there are 52 points in the sample space and the possible outcomes. Calculate the probability that the card has an ace of spades. Ace of spade, अब spade में एक ही ace होगा, तो probability of ace of spade is 1/52. Calculate the probability that the card is an ace. तो 4 ace हैं, 4/52 that is 1/13 हो जाएगा। और ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी 26/52 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? A fair coin with 1 marked on one face and 6 on the other. तो एक coin A है जिसमें 1 और 6 हैं, और fair die जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, and the other a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is. तो अब देखो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस में पहला एलिमेंट 1 1 हो गया, क्वाइन में 1 और डाई में 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 हो गया। उसके बाद 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 हो।
ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया हमारा. Now find what probability that the sum of numbers that turn up is 3. तो probability of the event A, जहाँ sum, पहले तो event A डिफाइन कर लो. sum 3 है, मतलब 1,2 वाला जो एलिमेंट है यही बस इसमें होगा, sum 3. तो probability of this event A is equal to, this is 1/12. There are 12 outcomes and number of possible outcome is 1, which satisfies the event A. उसके बाद दूसरा इवेंट B जो है 12 आने का, वो कब होगा? जब 6 और 6 आएगा तभी 12 होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट B अगेन इज 1/12. क्लियर है बच्चों? उन लोग का काम है, जो बच्चे हैं इन सब का, कि भाई 15 क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज में और जो मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन हैं. एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो एंड आस्क मी द डाउट्स इफ यू हैव. ओके, नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट रिवाइजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, एग्जाम की तैयारी शुरू करो. जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में, उसका प्रिपरेशन करो. ठीक है, so we'll stop for the day today.